तो कोरोना का तीसरा वेव समाप्त हो गया है और एक बार फिर से हम लोग यूट्यूब वीडियो लेक्चर के द्वारा जो हमारा टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल का उसको कंप्लीट करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल का फिफ्थ लेक्चर होगा सॉरी। और पहले 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल के थ्रू लिख सकते हैं, जिसमें कि ना तो आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जानने की जरूरत है, ना आप बाउ प्रिंसिपल का चार्ट बनाने की जरूरत है, और बिल्कुल सही सही आप एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस के बारे में चर्चा किया और एटॉमिक रेडियस के जो अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस, उसकी भी चर्चा की। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कैसे करते हैं, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या है और कैसे पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन होता है। तो आप सभी लोग तैयार हैं इस लेक्चर के लिए? चलिए, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी परिभाषा कैसे है, तो हम लोग इसको आपको देख सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं कि एक मोल किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है और जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और उसका जस्ट उल्टा कि एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम इलेक्ट्रॉन डालें और ये एनायन के रूप में बदल जाए, X माइनस हो जाए, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड व्हेन वन मोल of an isolated gaseous atom it changes to its anion। एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम ये एनायन में बदल जाए तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। और इसको हम लोग एक मोल एटम के लिए किलो जूल पर मोल में लिखते हैं। इसकी दूसरी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हो सकती है। यदि हम लोग यहाँ x को एक एटम माने तो एक एटम में एनर्जी बहुत कम लगती है, और यदि वही एक मोल हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स की संख्या हो गई, तो उस समय हम लोग इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो जूल में कन्वर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कुछ हेलोजेंस है, हेलोजेंस जैसे फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन दीजिए F माइनस बनेगा। क्लोरीन गैसियस फॉर्म में एक एटम दीजिए Cl माइनस बना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या ब्रोमीन गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन दीजिए Br माइनस बना। आयोडीन गैसियस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन, ये I माइनस बना। तो इस प्रोसेस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा, तो यह डिपेंड करता है कि सिस्टम जो एटम है वो ज्यादा स्टेबल है या उसका एनायन ज्यादा स्टेबल है। यदि एटम कम स्टेबल है और उसका एनायन ज्यादा स्टेबल हो गया तो एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी में एनर्जी का लॉस होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है या यहाँ जो हेलोजेंस है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 1s2 2s2 2p7 या ns2 np7 का। ये जो हेलोजेंस हैं F, इनका कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे लास्ट में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, एक मोल इलेक्ट्रॉन दिए, ये बन गया F माइनस गैसियस, ये हो गया 2s2 2p6। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये वन शॉट
देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा, बताइए? नोबल गैस वाला, F माइनस वाला। वेरी गुड। तो ये 2s2p6 ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। फ्लोरीन यदि यहां पर है तो F माइनस जो है इससे कम एनर्जी पर यहां है। ये एनर्जी का प्रोफाइल हम लोग देखें तो ये फ्लोरीन का यहाँ पे एनर्जी है, फ्लोरीन F माइनस जो है वो यहाँ पर है। तो इतना एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुआ वो रिलीज होगा, इसीलिए यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ। क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। यानी कि डेल्टा H का मान एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए निगेटिव होता है। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान भी निगेटिव होगा, डेल्टा H Eg। Eg स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, और यहां पर हम स्टैंडर्ड सिंबल बना देते हैं। तो यहां फ्लोरीन के लिए इसका वैल्यू आता है -328 किलो जूल पर मोल। क्या वैल्यू आया? -328 किलो जूल पर मोल। ये काफी ज्यादा वैल्यू है, और जितने भी हैलोजेंस यहां पर हैं उन सबके लिए डेल्टा H का निगेटिव मान आता है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहां एनर्जी रिलीज होता है। क्लोरीन के लिए ये वैल्यू जो हमने नीचे लिखा है, Cl इलेक्ट्रॉन में Cl माइनस गैसियस बनता है, तो ये वैल्यू है -349 किलो जूल पर मोल। Br के लिए ये वैल्यू, Br माइनस बनाने में अब थोड़ा सा डिक्रीज करता है, -325 किलो जूल पर मोल। और आयोडीन का 1 मोल, और ये सब गैसियस फॉर्म में है, I माइनस -295 किलो जूल पर मोल है। तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान हैलोजेंस के लिए सबसे ज्यादा है अपने पीरियड में, और अपने पीरियड में भी ये देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एलिमेंट कौन सा हुआ? तो क्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका है? क्लोरीन का। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 11 12 या ग्रेजुएशन के लिए भी है। क्यों होता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। निगेटिव वैल्यू का मतलब जैसा बताया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक दूसरा टर्म भी हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए 10th क्लास तक में पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो जनरली मैं बात कर रहा हूं कि जनरली निगेटिव ऑफ डेल्टा H Eg इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी निगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 328 प्लस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यदि कहा जाए कि सबसे ज्यादा किसका है, तो क्लोरीन का। हालांकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक चीज ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 केल्विन पर कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है यह एक्सोथर्मिक है, यह किसी दिए गए टेम्परेचर पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक रिलेशन है, थर्मोडायनामिक रिलेशन है, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा H Eg इक्वल्स टू -EA -5/2 RT। डेल्टा H Eg इक्वल्स टू -EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। ये रिलेशन है एक थर्मोडायनामिक रिलेशन। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T वह अब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब्सोल्यूट 0 पर देखा जाता है। तो कुछ बातें हम लोग एडवांस लेवल पे भी करेंगे। अब प्रश्न आता है कि क्या सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान निगेटिव ही होता है क्या? तो सबका मान निगेटिव नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये डिपेंड करता है कि एटम स्टेबल है या एनायन स्टेबल है। कभी कभी कुछ एटम ऐसे हैं जिनके एनायन उस एटम की तुलना में कम स्टेबल है। जैसे आप कहेंगे कैसे इसका होता है, तो नोबल गैसेस है, जैसे मान लो हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है। इनमें आप इलेक्ट्रॉन देंगे, ये हीलियम माइनस बनेगा,
सभी गैसियस फॉर्म में है, मोनोएटॉमिक है, इसलिए हम लोग जी नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा। तो नियॉन माइनस हो गया, ये आर्गन माइनस हो गया, सब गैसियस फॉर्म में। अब देखिए ये जो सिस्टम है सब, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो नोबल गैस इस तरफ में है ये ज्यादा स्टेबल है, ये इधर मोर स्टेबल है, और इधर ये लेस स्टेबल हुआ। स्टेबिलिटी घट गई, तो स्टेबिलिटी घट गई तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और एनर्जी इंक्रीज कब करेगा, जब सिस्टम से कहीं से बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी मिलेगा तब करेगा। यानी ये सारा प्रोसेस इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, इंडोथर्मिक। यानी कि डेल्टा एच इजी का मान यहां हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान देखेंगे तो ये सबका पॉजिटिव आएगा। जैसे हीलियम का 44 किलो जूल पर मोल है, नियोन के लिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव में आता है, एंड दिस वैल्यू इज अबाउट 116 प्लस 96 फॉर आर्गन, and then we have krypton is 96, xenon 77। ये तो देखिए कहीं कोई ये कहे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान हमेशा नेगेटिव होता है, तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखने का है। और शुरू में हम लोग स्कूल में पढ़ लेते हैं 10th क्लास तक में कि इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होता है, तो एक हद तक हम लोग वहां ये मान के चलते हैं कि यह एनायन नहीं बनाता है तो इनको 0 कहते हैं। लेकिन 0 हम लोग उस केस में कहेंगे जहां यह प्रोसेस बिल्कुल असंभव है तब, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये काम कर सकते हैं, और तब जाकर के इनमें इतना एनर्जी वैल्यू लगता है। तो डेल्टा एच इजी का मान इनके लिए इस तरह से है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी देखनी है, एटम और एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब आप हम लोग एक जनरल ट्रेंड देखें कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन किस तरह से है, तो उसके पहले देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू किन चीजों पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इजी, ये सिंबल हम लोग लिखना जरूर सीखें, खास करके 11 के स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा मतलब चेंज, एच मतलब एंथैल्पी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब गेन, और ऊपर जो हमने एक जीरो बना के ऐसे लाइन बीच में डालते हैं डायमीटर पे, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर प्रोसेस उस स्थिति में होता है जब टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रेशर हमेशा 1 बार का होगा, तो वह स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ। तो 3 फैक्टर है मुख्य रूप से, पहला एटॉमिक साइज, दूसरा फैक्टर है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 फैक्टर है। तो बड़ा साइज का एटम होगा तो वहां न्यूक्लियर का जो फोर्स लगेगा वो कम होगा, और छोटे साइज में ज्यादा लगेगा। ये ऑब्वियस है, जैसे कि आइंस्टाइन एनर्जी में देखते हैं कि छोटे एटम से निकालना डिफिकल्ट होता है लेकिन जोड़ना उसमें आसान होगा, और बड़े साइज में हम लोग जोड़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो पहले 2 फैक्टर को मिला करके हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ आयनाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच इजी इन पीरियोडिक टेबल ये कैसा है, तो बाएं से दाहिने जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने में इसका मान इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस इन एब्सोल्यूट टर्म अप टू हैलोजन ग्रुप, अप टू हैलोजन ग्रुप। यानी मॉड वैल्यू हम लोग देखेंगे यहां पे, ये लिखते हैं, ये क्या है, मॉड वैल्यू ऑफ
डेल्टा एच इजी है। तो ये लिखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मॉड ऑफ डेल्टा एच इजी, क्योंकि डेल्टा एच इजी एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव है, तो मॉड वैल्यू देखेंगे तो यहां इंक्रीज करता है अप टू हेलोजन ग्रुप, और नीचे आने से ये डिक्रीज करता है। ये है जनरल ट्रेंड। लेकिन अभी आपने देखा है कि फ्लोरीन से ज्यादा हो गया क्लोरीन का, और फिर ये घटता है। हेलोजन के लिए यदि हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो हेलोजन के लिए ये ग्राफ कैसा आएगा एनर्जी का? यहां पे मान लो F, ये Cl, यहां पे Br, और यहां पर ये I, ये इस तरह का आया। ये है क्लोरीन का -349 किलो जूल में है। सबसे ज्यादा अधिकतम वैल्यू है माइनस ऑफ E, और आयोडीन का -295 है। ऐसा ही ट्रेंड आपको ऑक्सीजन सल्फर के ग्रुप में भी दिखेगा। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, O- बना, और सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, S- बना, तो डेल्टा एच इजी का मान ऑक्सीजन के लिए आपको ये वैल्यू है -141, और यह है -200, यानी ऑक्सीजन से थोड़ा सा ज्यादा सल्फर का हुआ। नाइट्रोजन फास्फोरस में भी हम लोग देखें तो N- और P- बनाने में डेल्टा एच इजी का मान किस तरह से वैरी करता है? तो नाइट्रोजन के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है +20। ये देखिए, ये ध्यान रखना है +20, और फास्फोरस के लिए यह है -74 किलो जूल पर मोल में। ऑल डेटा आर इन किलो जूल पर मोल। तो नाइट्रोजन के लिए पहली बात तो यही होगी कि नाइट्रोजन का पॉजिटिव क्यों हुआ। तो फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे थर्ड पैरामीटर को, कि नाइट्रोजन है 2s2 2p3, छोटा सिस्टम है, छोटा एटम है, और ये p3 जो है 3 और इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे हुंस रूल के अनुसार। तो ये हाईली स्टेबल सिस्टम हो गया। तो यह हाफ फील्ड है, स्टेबल सिस्टम हो गया। इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहेगा, N- बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के बावजूद यह सिस्टम बहुत स्टेबल नहीं है। तो यहां +20, यानी कि प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। वेरएस फास्फोरस थोड़ा सा बड़ा आइटम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन हो सकता है, ये भी p3 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें थोड़ा बड़ा और वाइटल होने के कारण आसानी से एकोमोडेट होता है। तो यहां पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन -74 का। तो दूसरे से तीसरे पीरियड में जब हम जाते हैं, कि जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन में आए, नाइट्रोजन से फास्फोरस में, या ऑक्सीजन से सल्फर में आए, यहां से यहां, तो थोड़ा सा तीसरे पीरियड एलिमेंट के लिए वैलेंस ऑर्बिटल का साइज बड़ा होने के कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन बढ़िया हो जाता है। तो उस एकोमोडेशन से, चूंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। खींचने वाला है न्यूक्लियस। जैसे आपके घर में कोई बाहर से गेस्ट आ जाता है, आपका कोई दोस्त मिलने आया, अब आपका वो दोस्त है आपसे मिलने आया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है दोस्त आया, लेकिन आपकी माँ वहां तुरंत पूछेगी भाई कौन आया है, कहाँ आया है, क्या काम है। तो एक रिपल्सन भी हो रहा है। तो उस रिपल्सन और अट्रैक्शन के दोनों को मिला जुला रूप से रखने पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू समझ सकते हैं। तो यदि सिस्टम, अब एक छोटा सा कमरा है, उसमें बाहर से कोई आदमी आ गया, आपको एक बेड है, आप लॉज में हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप अपने पिताजी को भी वहां नहीं रख पाए, क्योंकि वहां सिस्टम उनको रिपेल कर रहा है। तो केवल खींचने के फोर्स से मतलब नहीं है, मतलब थोड़ा सा एकोमोडेशन का भी है। तो यहां फर्स्ट सेकेंड से थर्ड पीरियड में जब वो जाता है तो थोड़ा सा साइज बढ़ता है, 3D का ऑर्बिटल खुल जाता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन संभव है। फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में प्रमोट भी करता है। आपने पढ़ा होगा फास्फोरस का वैलेंसी कोवैलेंसी +5 तक होता है। तो इस वजह से यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टेबिलिटी मिला, और यहां इंडोथर्मिक प्रोसेस जहां पर स्टेबिलिटी घट गई। तो इस तरह से वेरिएशन को हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या वेरिएशन है। अब इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन के बाद आता है कि इस वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है।
इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा एच इजी वैल्यू। देखिए पहला चीज, जब आपको ऑनर्स के बच्चों के लिए मेरा ये है सलाह है कि आपको नोट्स लिखने आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, तो आप 1.5-2 पेज लिखना सीखिए। अंग्रेजी में लिख सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो हिंदी में लिखिए, हिंदी अंग्रेजी मिला करके लिखिए, ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से अपनी बात को कॉपी में लिखने आना चाहिए। तो क्या क्या लिखेंगे? पहला डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, मैथमेटिकली कुछ डेटा लिखेंगे। जैसे हमने हैलोजन का डेटा बनाया तो कुछ याद रखना पड़ेगा, अभी लगता होगा कि कैसे याद रहेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते ये हो जाता है। और टीचर के तरह आपको ये लिबर्टी नहीं है कि आप बुक से भी देख सकते हैं, तो आपको कुछ डेटा लिखना पड़ेगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये, और तब वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल को दिखाना पड़ेगा। और कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जैसे नाइट्रोजन के केस में बताया, सेकेंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड में हो जाता है, इसकी चर्चा की। इन सब बातों को भी बताना पड़ेगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर ये जो हम पढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो यहां इंपॉर्टेंस देखिए, एलिमेंट्स विथ हायर वैल्यूज, नेगेटिव में ऑब्वियसली, नेगेटिव वैल्यूज में हायर वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच इजी easily tends to be changed into anion। वो आसानी से एनायन बना सकते हैं, x e माइनस x माइनस एनायन बनाया, ये एनायन बना सकते हैं। एंड सच एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and tends to form ionic compound with alkaline earth metals, electropositive transition metals, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टी मेटल्स यानी ट्रांजिशन मेटल्स, लेंथेनाइट्स एक्सेट्रा। लेंथेनाइट्स, इन सब के साथ जो आयनिक कंपाउंड बनता है, जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उनके बनाने की संभावना ऐसे एलिमेंट्स को ज्यादा होती है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड या ऑक्साइड, सल्फाइड, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। या उनके जो ऑक्सो कैटायन एनायंस बनते हैं, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट, वो सब भी आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान यदि चेंज कर जाता है, एब्रप्ट चेंज करता है, तो वहां हमको समझ में आती है बात कि उस एलिमेंट का वैलेंसी कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे -328 है और उसके बाद फ्लोरीन F- हो गया, यदि हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वह एब्रप्ट चेंज करेगा, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, और वो होगा भी नहीं, F पर कभी भी 2 नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। यानी कि ये बताता है कि फ्लोरीन का वैलेंसी 1 ही होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 हो, ये -2 में नहीं जाएगा। तो हायर वैल्यू हमको पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बताता है। तो इस तरह से आज के दिन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में विस्तार से चर्चा की कि क्या है, कैसे इसका वैल्यू देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ कितना जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कैसे होता है, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू वेरी मच। आप सबने लेक्चर एंजॉय किया होगा, और आप इसको अपने भी पढ़ें, दोस्तों को भी कहें पढ़ने के लिए, और बार बार आप सुनेंगे तो आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप लिख भी सकेंगे। थैंक यू।